नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी के फीचर्स को कैसे सेट कर सकते हैं और साथ ही यहां पे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपका ऊपर में अल्ट्रेशन चेंज, ये सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो ये सभी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड हैं। जैसे अल्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहीं पे आप अल्टर कर सकते हैं कंपनी को, या डिलीट करना है तो आप यहाँ पे Alt D प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी ये कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा भी इसमें ये सारे ऑप्शन है चेंज, सेलेक्ट एंड सेट करके। तो चेंज, सेलेक्ट एंड सेट करके आपको यहाँ मेन स्क्रीन में भी दिख जाता है, तो आप यहाँ से भी वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कनेक्ट और कॉन्फ़िगर वाले फीचर्स में जैसे आपका सिक्योरिटी, टेली वॉल्ट वगैरह है, तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं टैली में। तो फिलहाल तो दोस्तों, अपने सीखने के 7 पड़ावों में से हमने एक पड़ाव क्रॉस कर लिया, यानी कि अपना कंपनी वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसमें हम लोग मास्टर्स क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इसमें ग्रुप का क्या रोल रहता है। तो अगर आप टैली चला रहे हैं तो आपको ग्रुप की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप गलत ग्रुप क्रिएट करके रखते हैं टैली के अंदर में, या गलत ग्रुप में आप लेजर क्रिएट करके रखते हैं, तो आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए ग्रुप की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे चलें मास्टर्स वाले सेक्शन में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ लेजर को मैं ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर्स करके आ रहा है, और इसमें कुछ हेडिंग्स डली हुई हैं, जैसे एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया। तो एक्सपेंसेस और इनकम जो यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा होगा, एक्सपेंसेस और इनकम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, और बाकी आपका एसेट्स और लाइबिलिटी में जो भी चीज़ें हैं ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स अपना एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर में ये सभी ग्रुप्स आ जाते हैं। आपका बैंक अकाउंट हो गया, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेप्टर्स करके। और एसेट्स में डायरेक्ट आपके फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। तो इसमें आपका मेन ग्रुप हो गया, मेन ग्रुप के अंदर कुछ सब ग्रुप दिए हुए हैं। वैसे लाइबिलिटी में भी आपका कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व सरप्लस है, करंट लाइबिलिटी, ड्यूटी, टैक्सेस, प्रोविज़न, ये सभी चीज़ें हैं। तो एक एक करके इसके बारे में समझते जाएंगे। और एक्सपेंसेस में आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज अकाउंट, और वैसे ही अपना इनकम में आ जाता है दोस्तों, इनकम से रिलेटेड चीज़ें। तो इसमें आपका सेल्स अकाउंट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम आ जाते हैं। तो आपका एक्सपेंस और इनकम हो गया प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, और बाकी चीज़ें आपकी हो गई बैलेंस शीट से रिलेटेड। अगर अपन यहाँ पे कोई लेजर क्रिएट करने जाए तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, मैं इधर क्रिएट पे जाता हूँ और लेजर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं कोई सा भी एक नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर करके लिखा हुआ है। तो अंडर करके जो लिखा हुआ है दोस्तों, यही अंडर ही आपका ग्रुप है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स करके इधर साइड में दिख रही होगी। तो इन सभी ग्रुप को समझना बेहद ही ज़रूरी है। आप अगर किसी भी फर्म में काम करें या कहीं भी आप काम करें, सभी फर्म के लिए, हर एक अकाउंटिंग के लिए ये ग्रुप जरूरी होते हैं। इसमें आपके सभी ग्रुप्स आ जाते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो। अगर इन ग्रुप्स के बारे में आपने समझ लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, बैंक ओसीसी अकाउंट है, बैंक ओडी अकाउंट है। अब यहाँ पे 3 बैंक से रिलेटेड अकाउंट हो गए। तो अपना सबसे पहला वाला जो है बैंक अकाउंट्स, तो ये नॉर्मल अकाउंट होता है, जैसे आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। तो सेविंग और करंट में दोनों में आप इसी ग्रुप को सिलेक्ट करके रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, एक बैंक का लेजर मुझे इसे क्रिएट करना है, तो मैं इधर डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मेरे एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर भी लिख दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड है। जैसे मेरा एक करंट अकाउंट है तो मैं इधर करंट अकाउंट लिख दूंगा और अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा, लास्ट का कुछ डिजिट, या मैं पूरा भी नंबर लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये एलियास करके पूछ रहा है, तो अगर इसका आपको एलियास में डालना है तो आप शॉर्टकट इसका SBI डाल सकते हैं। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इस बैंक के बारे में कुछ आपको और भी डिटेल लिखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अंडर ग्रुप आ रहा है, तो इधर बैंक अकाउंट अपना सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करंट अकाउंट है। तो आपका करंट हो या सेविंग अकाउंट हो, आपको बैंक अकाउंट्स में ही रखना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इसके नीचे में करंट एसेट्स ब्रैकेट में लिख के आ रहा है। तो अपना मेन ग्रुप हो गया दोस्तों करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर में ही आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिहेव एज ए पेमेंट गेटवे लेजर। तो पेमेंट गेटवे बेसिकली अपना जैसे इंस्टामोजो हो गया, या रेजर पे हो गया, या पे मनी हो गया, पेपल वगैरह हो गया, पेपल बिजनेस। तो ये सभी पेमेंट गेटवे हैं।
तो ये अपना एज ए पेमेंट गेटवे नहीं है, ये अपना करेंट अकाउंट है नॉर्मल सा, तो अपन इसको नो ही रखेंगे यहाँ पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको छोटे मोटे इंटरेस्ट जो मिलते हैं वो आप ऐसे ही एंट्री कर सकते हैं। वैसे भी करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपको सेविंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट मिलेगा। या तो आप जैसे पेमेंट करते हैं, आपका सीसी अकाउंट है, तो ओडी अकाउंट है, तो उसके लिए अलग से ग्रुप दिया हुआ है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल इस वाले नॉर्मल वाले बैंक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी नो करके ही रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आपको लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों IFSC कोड आ जाता है, तो IFSC कोड इस तरीके से रहता है, स्टेट बैंक का SBIN करके रहेगा, HDFC का HDFC करके स्टार्ट होगा। तो हर एक बैंक का अलग अलग IFSC कोड रहेगा, ICICI का ICICI करके स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपका 11 डिजिट का रहेगा। तो 4 डिजिट अपना ये लेटर्स वाले हो जाते हैं और 7 डिजिट अपना नंबर्स वाले जो डिजिट रहते हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको IFSC कोड डाल देना है, आपके बैंक से ही ये IFSC कोड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्विफ्ट कोड आ जाता है दोस्तों, अगर आपका इंटरनेशनल कुछ ट्रांजेक्शन्स रहता है, आप बाहर से पैसा मंगाते हैं या बाहर आप पैसा भेजते हैं, तो उसमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड जो आपका बैंक का मेन ब्रांच रहता है वहाँ से आपको प्रोवाइड होता है, या आप अपने ब्रांच में भी पूछ सकते हैं, अगर स्विफ्ट कोड है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो स्विफ्ट कोड जो रहता है इस तरीके से रहता है, SBIN करके, इसी तरीके से बाकी HDFC वगैरह का भी रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विफ्ट कोड शुड भी 8 or 11 कैरेक्टर करके है, तो आपका स्विफ्ट कोड भी 8 या तो 11 कैरेक्टर का रहता है। तो ये भी अगर आप गलत डालेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैली वार्निंग भी देता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रांच आ गया, तो ब्रांच में आपका जहाँ का भी ब्रांच है वो आपको डाल देना है। और BSR कोड, तो BSR कोड भी आपके चेकबुक में भी लिखा रहता है, मिल जाता है, तो आप ब्रांच से भी पता कर सकते हैं BSR कोड के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे बैंक कॉन्फ़िगरेशन में आपका सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक करके आ रहा है, तो अगर आप चेक्स यहीं से प्रिंट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अपनी बैंक की जब एंट्री हो तो मैं यहीं से चेक सेलेक्ट करके डाल सकूं, तो आपका चेकबुक की लिस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया रहता है। तो अब इसमें है सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक्स करके, इसको यस करते हैं और यहाँ पे आपको जहाँ से जहाँ तक चेकबुक का नंबर डालना है आप वहाँ से वहाँ तक डाल देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 नंबर नहीं डाला, अगर मैं डाल देता हूँ कि मेरा चेकबुक 50 लीव्स का रहता है तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर आ जाता है। तो आपकी चेकबुक 25 लीव की है, 50 लीव्स की, या तो आप चेकबुक में देख के भी डाल सकते हैं कि आपका लास्ट चेक नंबर कौन सा है। और यहाँ पे चेकबुक का आप नेम लिख सकते हैं, आपको जो भी एक नेम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे SBI रायपुर करके, रायपुर ब्रांच करके लिख देता हूँ, बुक 1। तो इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटर करेंगे, और भी आपके नंबर्स हैं तो यहीं पे आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे 3-4 चेकबुक आपने मंगाया हुआ है तो 2-3-4 चेकबुक आप यहीं पे डाल सकते हैं, 50-50 लीफ की है। अब इसमें टैली में ये भी सुविधा है दोस्तों कि आप चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, आपको मैनुअल हाथ से लिखने की चेक को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जो भी चेक है आप प्रिंटर में लगाएंगे और यहीं से आप जब पेमेंट की एंट्री करेंगे तो वहीं को वहीं आपका चेक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना नाम आ गया। एड्रेस आपको डालना है तो एड्रेस आप डाल सकते हो, बाकी यहाँ पे ब्रांच कोड वगैरह पहले से ही दिया रहता है इधर बैंक डिटेल वाले में। यहाँ स्टेट, कंट्री, ये भी चीज़ें आ जाएंगी। कभी कभी अपना जैसे बैंक वाले बैंक चार्ज जो काटते हैं उसमें अभी GST भी कटता है, तो आप यहाँ पे बैंक का GST नंबर भी ले लीजिए और बैंक का GST नंबर भी इधर डाल देंगे। तो मैं अभी ऐसे ही एक GST नंबर डाल दे रहा हूँ, बाकी आपको ओरिजिनल GST नंबर लेके ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैली ये चीज़ पकड़ लेता है कि आप गलत GST नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो ये अपना दोस्तों एक नॉर्मल बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पे एक और लेजर लेके चलता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे कि अब दूसरा है बैंक OCC अकाउंट। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट दिख रहा होगा। तो OCC मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट, OD मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे OCC को सिलेक्ट करते हो तो ये टैली ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके लिए OD अकाउंट में ही लेके जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि बैंक आपको एक लिमिट दे देता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही। जैसे आपको मान लीजिए 1 करोड़ का उसने लिमिट दे दिया, तो आपका 1 करोड़ रुपए माइनस में हो जाएगा, बैंक का जो बैलेंस है माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और जो भी आप पेमेंट वगैरह करेंगे उसमें एडजस्ट होते जाएगा। बाकी जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट आपको बैंक से मिली हुई है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और इन लोग आपसे मंथली कुछ इंटरेस्ट लेते हैं और ट्रांजैक्शन वाइज भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम रहता है,
और इसमें आपका मंथली ऑडिट भी होता है कंपनी का। आपके यहाँ पे बैंक से लोग आएंगे, आपका मंथली ऑडिट करेंगे कि आपके पास में स्टॉक कितना बचा हुआ है, आपके डेप्टर्स कौन कौन से हैं, जो टॉप डेप्टर्स हैं, आपका कलेक्शन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी कंपनी कैसी चल रही है, ताकि उस लिमिट को और आगे के लिए बढ़ाया भी जा सके। तो ये होता है दोस्तों बैंक ओसीसी या बैंक ओडी अकाउंट। आपका दोनों एक ही चीज़ रहता है, नाम बस अलग अलग है, ओपन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो आप दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैली ऑटोमेटिक आपका इधर बैंक ओडी अकाउंट ही लेके आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो मेन ग्रुप है ये लोन्स लाइबिलिटी के अंदर में है, यानी कि ये आपका लोन्स से रिलेटेड हो गया, जो भी आपने लोन्स लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को हमें यस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है कि जो आपने वाउचर डेट डाल दिया कि जिस डेट में आपका बैंक में क्लियर हुआ चेक, तो अपने को बैंक क्लियरिंग चेक से ही कैलकुलेट करके लेके चलना है कि आपका जिस डेट में बैंक में जो भी बैलेंस है, जो भी अपना वहाँ पे ट्रांजैक्शन होते जा रहा है, तो आपका बैंक से रिलेटेड चीज़ है तो अपन बैंक का या रिको डेट ही लेके चलेंगे। और अगर आप वाउचर डेट लेके चलेंगे तो वाउचर डेट क्या होता है कि अपन अभी आज की डेट में चेक काट रहे हैं तो अपन आज की डेट में एंट्री करके रखेंगे, लेकिन बैंक में हो सकता है एक हफ्ते बाद जमा करें, तो इसलिए बैंक रिको डेट ही यहाँ पे लेके चलना रहेगा। उसके बाद फिर इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अभी तो यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सभी चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में सीखेंगे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ, और इधर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बैंक की तरफ से वो आपको इधर डाल देना है। मान लीजिए आपका 14% पे चल रहा है, डीलिंग हुई है 14% पे, तो ये 14% के हिसाब से ले चलेंगे। तो बैंक का ज़्यादातर ईयरली ही रहता है। अगर आपका मंथली वगैरह चल रहा है या कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर चल रहा है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 365 डेज लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑल बैलेंसेस पे कैलकुलेट होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस ओनली या डेबिट बैलेंस ओनली, तो यहाँ पे ऑल बैलेंसेस सेलेक्ट करके रखते हैं ताकि आपका जितना भी बैंक में बैलेंस बचा रहे उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, क्योंकि हम लोग जमा भी तो करते जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम आपको अकाउंट नंबर और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। स्विफ्ट कोड अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो डालेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। BSR कोड डाल सकते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अगर चेकबुक का इसका भी रेंज वगैरह डालना है तो आप डालिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हैं। आपको अगर प्रिंट नहीं निकालना है या चेकबुक का रेंज नहीं डालना है तो आपको GST नंबर डाल देना है, ताकि आपका जो भी GST डिडक्ट हो आप उसकी एंट्री कर सकें और आपका GST में शो करे GSTR 2A में। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना बैंक से रिलेटेड। और अगर कुछ इसमें अल्टर वगैरह करना है तो आप बैक आ जाएंगे, यहाँ पे अल्टर का भी ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से आप अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे लेजर में गए, अब यहाँ पे एक तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रिएट करके रख लिया था, और यहाँ पे SBI जो दिख रहा है इसी से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसको SBI को हमने एलियास में डाला हुआ था। तो इसका एलियास का यूज क्या रहता है कि आप सिर्फ SBI करके भी लेजर नेम लिखेंगे तो भी आपका स्टेट बैंक आ जाएगा वहाँ पे। एलियास मतलब उपनाम हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने जो A करके लिखा हुआ था, इसमें अपने को प्रॉपर नाम लिख देना है, तो इसमें आपको लिखना है अच्छे से ओडी अकाउंट करके, और यहाँ भी आप अकाउंट नंबर वगैरह लास्ट में डाल सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो अब आपका इस तरीके से आएगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो आपको लेजर्स जो है पूरा नाम लिखना है, प्रॉपर लेजर क्रिएट करना है। आप चाहें तो जितना ज़्यादा उसका डिटेल हो सके अकाउंट नंबर वगैरह आप वहाँ पे डाल दिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट लेजर क्रिएट करने। तो यहाँ पे मैं लेजर में चले जाता हूँ और यहाँ पे फिर ऐसे ही कुछ एक नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों अब अपना नेक्स्ट है ब्रांच एंड डिवीज़न करके। तो जैसे ही आप ब्रांच एंड डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ इसकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। तो ब्रांच एंड डिवीज़न बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेज हैं और वहाँ पे भी आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। मान लीजिए उनको आप ब्रांच को पेमेंट दिखाते हैं, उनके नाम से कुछ आप डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो उस समय ये ब्रांच एंड डिवीज़न वाला लेजर अपने को क्रिएट करना रहता है। या तो आपकी कोई सिस्टर कंसर्न फर्म है उसमें भी आप ब्रांच एंड डिवीज़न का ही यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे लेजर क्रिएट करूँगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा प्राइम ट्यूटोरियल्स भिलाई ब्रांच करके। तो जगह का नाम लिख दिया मैंने, उसका ब्रांच का नाम लिख दिया और अपने कंपनी का नाम लिख दिया। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे अपने उस ब्रांच से रिलेटेड अपन उसी में डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब ये ग्रुप अपना हो जाएगा ब्रांच एंड डिवीज़न। इसमें ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ना TCS TDS कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंपनी का जीएसटी नंबर भी डाल के रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आप ब्रांचेस को भी सेल दिखाते हैं तो उसमें आपको जीएसटी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी का आपका जो भी जीएसटी नंबर है आप उसको डाल दीजिए। अगर आपके अदर स्टेट में भी ब्रांचेज हैं अलग अलग, तो आप अदर स्टेट का जीएसटी नंबर डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। और एक से ज़्यादा ब्रांच है तो इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस का भी नाम डाल के आप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि उसमें इंटरनली जो भी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं उसकी आप एंट्री कर सकें। उसके बाद फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, और यहाँ पे अंडर ग्रुप में अब आपका आ जाता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बॉस हमें पैसा देते हैं या जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होता है उसको हम लोग अंडर कैपिटल अकाउंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल अकाउंट का ही लेजर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हैं, किसी के नाम से आज जिसने भी पैसा दिया उसका नाम डाल सकते हैं। तो पिछली वाली जो डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया था उसमें कैसे क्या एंट्रीज करनी है, कुछ नॉर्मल एंट्रीज का एग्जांपल लेके देखे थे, तो उसमें मैंने एग्जांपल लेके बताया हुआ है कि कैसे कैपिटल अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। तो एक बार वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए उसको। और यहाँ पे भी अपना कैपिटल अकाउंट ही आ जाएगा, और इसमें भी अपने को कुछ इनेबल डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अननोन कर दीजिए इसको और सेव कर देंगे। नेक्स्ट अगर चलें यहाँ पे, तो कैपिटल अकाउंट के बाद कैश इन हैंड करके है, तो कैश वाला एक लेजर पहले से ही टैली में बना रहता है। बाकी अगर आपको और कोई लेजर बनाना है कैश इन हैंड में तो आप बना सकते हैं उसको, या डेली कैश करके भी आप इस तरीके से एक लेजर बना सकते हैं और इसको अंडर ग्रुप कैश इन हैंड रख देंगे। तो ये भी आपका जो भी है ये सब करंट एसेट्स करके आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेजर की बात करें दोस्तों, तो करंट एसेट्स करके है। तो करंट एसेट्स में अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो भी डेप्टर्स का लिस्ट है, कैश इन हैंड हो गया, अपने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। आप यहाँ पे अगर जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं एसेट्स में अपना करंट एसेट्स हो गया, और करंट एसेट्स के अंदर में ये सभी बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेप्टर्स, ये सभी करंट एसेट्स के अंदर में आ गए। वैसे ही आपका जो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में भी अपना करंट लाइबिलिटी आ गया। तो इसमें आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरीके से ग्रुप आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको चार्ट ऑफ अकाउंट से भी वो डिटेल्स दिख जाएंगे कि कौन से अपने मेन ग्रुप हैं, कौन से अपने सब ग्रुप हैं। अब वापस से चलते हैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए। तो ठीक है, आपका करंट एसेट्स में अगर आपका जैसे डेप्टर्स वगैरह टाइप का कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सन्ड्री डेप्टर्स में ही रखना है। तो आप सीधा सीधा करंट एसेट्स में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो जो मेन ग्रुप है उसी के अंदर आप रखिए, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर में आपके सन्ड्री डेप्टर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें करंट एसेट्स में ही आ जाती है। वैसे ही आपका करंट लाइबिलिटी भी हो गया। तो लाइबिलिटी में आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद फिर है दोस्तों अपना करंट एसेट्स और लाइबिलिटी के बाद में डिपॉजिट एसेट्स करके। तो डिपॉजिट एसेट्स होता क्या है कि जैसे आपने कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है, आपको टेलीफोन का कनेक्शन लेना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले के ऑफिस में आपने कोई डीडी दे दिया है, कोई चेक दे के वो अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करके रखा हुआ है, तो आपका डिपॉजिट एसेट्स में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम लिख दूंगा और साथ में लिख दूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, और यहाँ पे ग्रुप में मैं रखूँगा डिपॉजिट एसेट्स करके। तो ये अपना डिपॉजिट एसेट्स एज ए काम करेगा। तो वहाँ पे अपना जो भी अमाउंट रहेगा जब हम लोग एंट्री करेंगे उसकी चेक के थ्रू, तो इसी लेजर में उसको डेबिट करेंगे। तो ये अपना डिपॉजिट रहता है, मतलब ये हमें वापस मिल जाना है। ठीक है, तो ये भी आपका देख सकते हैं, इसमें भी करंट एसेट्स के अंदर ही है डिपॉजिट एसेट्स वाला भी। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। तो एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं, और इधर अपना डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया। और सेम उसी चीज़ का एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट करके सेम वही लेजर रहता है। आप दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करिए, एक ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा लिख के आ रहा है, लेकिन अगर मैं एक्सपेंस डायरेक्ट ये वाला सेलेक्ट करूँ तो भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिख के आएगा, क्योंकि ये दोनों लेजर सेम ही हैं। तो अब इसमें दो ठो हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस से तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपने खर्चे वाले जो भी लेजर हैं इसी में डालने हैं। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड लेजर रहते हैं। तो जो भी खर्चे वाले लेजर हैं वो आपको एक्सपेंसेस में ही डालने हैं। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा लेजर डालेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा लेजर डालेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है दोस्तों, आपके मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं,
वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके पीछे जो भी खर्चे आएंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया प्रोडक्ट का, उसके वेजेज हो गया, उसका ट्रांसपोर्टिंग वगैरह हो गया, तो जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे अपने, वो सब आपको डाल देने हैं। यानी कि जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। और वैसे ही अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो आपका ऑफिस एक्सपेंस हो गया, जो नॉर्मल खर्चे हैं, और आपकी सैलरी वगैरह हो गई। तो जो चीज़ें प्रोडक्ट से आपके रिलेटेड नहीं हैं, जो भी खर्चे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। और वैसे ही अगर इनकम की बात करें तो डायरेक्ट इनकम आपका वो रहता है जो आपके सीधा सेल से रिलेटेड रहे, वो डायरेक्ट इनकम हो जाता है। जैसे आपने बिलिंग किया और उस बिल में आप ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस ले रहे हो या लेबर चार्जेस ले रहे हो, तो वो सब आपको इनकम में रखना है, और वो भी डायरेक्ट इनकम में। और उसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम जो अपना रहेगा वो मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट में उसका कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। जैसे आप कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव कर रहे हो या कुछ डिस्काउंट वगैरह रिसीव कर रहे हो, तो वो आपको इनडायरेक्ट इनकम में रखना है। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, आपने कोई गोडाउन रेंट पे लेके रखा हुआ है, वहाँ पे आप अपना सामान वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो ये आप डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको ले लेंगे। तो अपने को यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, जैसे गोडाउन रेंट एक्सपेंस कर दीजिए, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं। और जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंस हो गया या सैलरी हो गया, इस टाइप की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। तो ज़्यादातर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट वाले ही रहते हैं, बहुत कम ही ऐसे एक्सपेंस रहते हैं जो आपके डायरेक्ट वाले रहते हैं। और वैसे ही अगर अपन इनकम की बात करें, जैसे आप मटेरियल भेज रहे हैं, कुछ शिपिंग चार्ज ले रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट में आ जाएगा शिपिंग रेवेन्यू करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक शिपिंग रेवेन्यू करके बना दिया, तो जब भी अपन सेल करेंगे तो इसको अपन शिपिंग चार्ज में ले सकते हैं, तो इसको अपन रखेंगे डायरेक्ट इनकम में। तो अब जितने भी लेजर दोस्तों अपन क्रिएट करेंगे, चाहे वो आपका एक्सपेंसेस का हो या इनकम का हो, अभी जैसे अपना जीएसटी है तो सभी में अपने को एचएसएन कोड और जीएसटी परसेंटेज उसका डालना जरूरी है। तो एचएसएन कोड आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जीएसटी गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। जैसे अगर नहीं पता है, बाकी आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको एचएसएन एसएससी कोड मिल जाता है। तो एसएससी कोड बेसिकली होता है दोस्तों आपका सर्विस से रिलेटेड, और एचएसएन कोड अपना होता है तो सामान से रिलेटेड जो भी आपके गुड्स वगैरह रहते हैं। और सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जीएसटी रेट डिटेल भी डालेंगे। तो इसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं, स्पेसिफाई डिटेल हियर, स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन वगैरह एज पर कंपनी ग्रुप। तो ये सभी चीज़ें जब हम लोग प्रॉपर वाउचर एंट्री करेंगे तो उस समय इसको समझेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई डिटेल हियर करूँगा तो यहाँ मुझे जीएसटी डिटेल डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें भी आपका टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी है, एग्जाम्प्टेड है, तो ये सभी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे मुझे परसेंटेज डालना ही है कुछ, तो यहाँ मैं टैक्सेबल करूँगा 18%, अपना सर्विस आ जाएगा। अब इसमें कैपिटल गुड्स सर्विस है, तो यहाँ सर्विस सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो वैसे ही आपका एक्सपेंस वाला भी जो लेजर रहेगा, एक्सपेंस वाले में भी आपको डालना है, और जो आपका इनकम का लेजर है तो उसमें भी जीएसटी आपको डालना ज़रूरी है। और वैसे ही अगर अपन इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड करके आपने लेजर बना लिया, तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो ये मतलब अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपका अलग से इनकम हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका जीएसटी नहीं हो सकता है, तो आप इसमें जीएसटी नहीं डालेंगे। अगर जीएसटी रहेगा तो आपको जीएसटी डालना है। उसके बाद फिर है दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके। तो जितने भी आपके टैक्स से रिलेटेड काम हैं वो सभी इसी में डालने हैं, चाहे आपके जीएसटी के लेजर हों, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीसीएस, टीडीएस के लेजर हों, सभी अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में ही आएंगे। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर इधर बनाता हूँ, इधर आईजीएसटी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको ग्रुप रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे ही मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला ग्रुप सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो टैली में इसी के हिसाब से सेट किया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा है, जैसे आईजीएसटी क्रिएट किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे तो ये जीएसटी के अंदर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे जीएसटी लिख देंगे और इधर आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। बाकी और कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह इसमें कहीं कुछ नहीं रखना है, परसेंटेज भी नहीं रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी अपना जो भी आपके लेजर रहते हैं, टैक्सेबल लेजर या स्टॉक आइटम में डले रहते हैं, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी अगर आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें राउंडिंग मेथड वगैरह भी नहीं लगाना है, क्योंकि अपना जीएसटी फुल अमाउंट ही कैलकुलेट होना चाहिए डेसिमल तक। और सेम ऐसे ही आपको सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ भी जीएसटी ही आएगा। अब इधर सीजीएसटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बाकी चीज़ें सब सेम रहेगी। एसजीएसटी स्टेट टैक्स,
स्टेट टैक्स अपना भी यहाँ पे जीएसटी आएगा, तो आपका यस जीएसटी सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके जीएसटी 3 लग रहे हैं। एक आईजीएसटी लग रहा है इंटर स्टेट वाला, अगर आप अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं तो आपका आईजीएसटी लगता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो उसमें लगता है। तो सीजीएसटी वाला जो पार्ट रहता है, अमाउंट रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है, और एसजीएसटी वाला जो रहता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाते हैं अमाउंट, और एसजीएसटी वाला स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है। तो यहाँ पे एसजीएसटी अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपका सेस का लेजर है, आप सेस लगाते हैं, सेस अपना 1%। जैसे गाड़ियों वगैरह में, जैसे अपना जो कार वगैरह रहती हैं, गाड़ियाँ रहती हैं, उसमें सेस लगता है। आपका सिगरेट वगैरह की कंपनी है, उसमें भी सेस लगता है। तो सेस ऐसे ही अलग अलग कंपनी में लगता है, तो आप सेस को भी क्रिएट करके रखेंगे। यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा, यहाँ पे जीएसटी में ही रहेगा ये, और यहाँ पे आपको ये सेस करके आएगा, ये सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, बेस्ड ऑन वैल्यू है, तो जो गाड़ियाँ अपनी सेल होती हैं उसमें बेस्ड ऑन वैल्यू रहता है, और आपका जो ऐसे सिगरेट्स वगैरह जहाँ पे है तो उसमें दोनों रहता है, बेस्ड ऑन वैल्यू, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे जैसा आपका कंपनी का काम रहता है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एनी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप टीसीएस, टीडीएस, ये सभी चीज़ें भी यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे। यहाँ टीसीएस का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप अदर्स में भी रख सकते हैं इसको। टीसीएस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग इसको सेव कर देते हैं। वैसे ही अपना टीडीएस का भी लेजर बन जाता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी अपना टीडीएस में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले हो गए, मतलब जो भी आपके टैक्स से रिलेटेड काम है, ड्यूटी से रिलेटेड काम। अगर आपका विदेश से कहीं से सामान वगैरह आ रहा है तो उसमें कुछ अलग टैक्सेस भी लग जाते हैं, तो सभी टैक्सेस जो भी हैं यहीं पे क्रिएट करके रखने हैं। तो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये सब सेस, टीसीएस, टीडीएस, जीएसटी के अलावा भी इसमें अदर्स का भी ऑप्शन है। जैसे नहीं पता है कोई चीज़ें तो आप अदर्स में यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बाद में हमारा एक्सपेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब हो ही गया था। फिक्स एसेट्स की बारी है। तो फिक्स एसेट्स बेसिकली क्या होता है, तो आपने कंपनी ओपन कर लिया, उसमें आपको कुछ सामान वगैरह रखने, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, कुछ कंप्यूटर आपने खरीद लिया कंपनी ऑफिस के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स करके एक लेजर क्रिएट कर लूँगा, या कंप्यूटर्स, इसको मैं यहाँ पे साथ में फिक्स एसेट्स भी लिख दूँगा, FA करके लिख दूंगा, तो ये मुझे पता रहेगा कंप्यूटर से अपना फिक्स एसेट्स वाला अकाउंट है, और यहाँ पे इसको ग्रुप में रखेंगे फिक्स एसेट्स में। जैसे आप ज़मीन वगैरह भी खरीद के रखते हैं तो ज़मीन वगैरह भी आपका फिक्स एसेट्स में ही आएगा। आपके कंप्यूटर्स वगैरह भी सब फिक्स एसेट्स में ही आएंगे, चेयर, कुर्सी, टेबल, जो भी आपने अपने कंपनी के लिए ख़रीदा है, अपने कंपनी के काम के लिए ख़रीदा है, और वो आपका वहाँ पे कंपनी में ही रखा रहेगा, उसको आपको सेल वगैरह नहीं करना है, तो आपका फिक्स एसेट्स में ही आएगा। और उसमें आपका डिप्रिसिएशन, यानी कि जितना साल भर में उसकी कीमत कम होते जाती है वो आपका डिप्रिसिएशन डलते रहता है। जैसे कंप्यूटर्स वगैरह में 40% हो गया, और बाकी सभी चीज़ें में अलग अलग परसेंटेज रहता है डिप्रिसिएशन का। उसकी हम लोग एंट्री डालते हैं साल में 2 बार, तो एक तो सितंबर में डल जाता है, एक अपना मार्च में डल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी अगर आपको जीएसटी इनवॉइस मिल रहा है कंप्यूटर में कितना क्या जीएसटी लगा हुआ है, तो आप जीएसटी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है अपना इन्वेस्टमेंट करके। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट में, या तो आपने कहीं पे कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह किसी बैंक में करके रखा हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट करके आप लेजर क्रिएट कर लेंगे। उनका तरफ से फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट भी मिलता है, तो वो भी आपको साथ में डाल के रख देना है ताकि याद रहे। और इसको हम लोग ग्रुप में रखेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर में, और इसको भी सेव कर देना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अपना लोन एंड एडवांसेस एसेट्स करके, यानी कि जो आप लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी की तरफ से लोन प्रोवाइड होता है, चाहे वो एम्प्लॉय लोन ले या और कोई लोन ले आपकी कंपनी से, तो आपको लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में ही रखना है। जैसे अगर आप सैलरी एडवांस भी देते हैं तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं सैलरी एडवांस, कमल करके। कमल को हमने सैलरी एडवांस दिया, तो इसको लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में रखेंगे। तो इस तरीके से लोन एंड एडवांसेस एसेट्स का ग्रुप यूज करेंगे। उसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना लोन्स लाइबिलिटी का। तो लोन्स लाइबिलिटी, अगर आपने कुछ लोन लिया हुआ है, आपकी कुछ लाइबिलिटी बनती है लोन पे करने की, तो उसको आप लोन्स लाइबिलिटी में रखेंगे। अब जैसे अगर अपन यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में चलें तो इसमें देख सकते हैं कि लोन्स लाइबिलिटी अपना जो मेन ग्रुप है उसके अंदर में कौन कौन से ग्रुप और आ जाते हैं। तो ये लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में अगर आते हैं
तो यहाँ पे आप लोन्स लाइबिलिटी में देख सकते हैं कि आपका बैंक ओडी अकाउंट भी इसी में आ गया। उसके बाद फिर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स भी इसी लोन्स लाइबिलिटी में ही है। तो लोन्स लाइबिलिटी जो है ये मेन ग्रुप हो गया। जब आप इसका कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन में रखिए। जैसे अपन एक ओडी अकाउंट क्रिएट करे थे, ये ओडी वाला आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे आ चुका है। तो वैसे ही अगर आप चाहें तो अगर आपका कोई लोन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटी में रख सकते हैं, अदरवाइज आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट्स करके। तो अगर आपके कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं नॉर्मल से, कुछ 10 20 50 रुपये या कोई एडजस्टमेंट है छोटा मोटा अमाउंट का, तो उसको आपको मिसलिनियस एक्सपेंस में रखना है। तो इसका भी लेजर हम लोग MISC एक्सपेंसेस करके इस तरीके से बना लेते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस करके, और इसको मिसलिनियस एक्सपेंस में ही रखते हैं। या तो आप इसको एक्सपेंस इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एसेट्स मिसलिनियस में ही रखना है। तो प्रोविजंस की ज़रूरत हमें दोस्तों तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप किसी लेजर स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं और उसमें आपके नेक्स्ट मंथ में वो अमाउंट आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस अमाउंट को करंट मंथ में एंट्री ले लेंगे और उसको एज ए प्रोविज़न आप ट्रीट करेंगे कि ठीक है अपना भाई ये प्रोविज़न है जो अगले महीने में आएगा। या ऐसे ही ईयरली जब हम लोग बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो उसमें भी कुछ टैक्सेस वगैरह रहते हैं जिसको अपने को पहले शो करना रहता है, जबकि उनका पेमेंट वगैरह बाद में हुआ रहता है या रिसिप्ट अपना बाद में हुआ रहता है, अपने को पहले ही एंट्री करनी रहती है। तो वो चीज़ अपना प्रोविज़न में आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप प्रोविज़न्स करके ही लेजर बना सकते हैं, या कोई नाम डालना है जिससे रिलेटेड है वो चीज़ें तो आप उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, और इसको प्रोविजंस में रख लेंगे। तो जब भी रिकंसाइल करते हैं तो अक्सर ये रिकंसलेशन के समय ही काम में आता है और ये आपका लाइबिलिटी में रहता है। करंट लाइबिलिटी हो गया मेन, और उसके अंडर में है प्रोविजंस। उसके बाद फिर दोस्तों ये अपना परचेज अकाउंट्स आ गया। परचेज अकाउंट्स अपना एक्सपेंस से रिलेटेड है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो जो भी आप सामान परचेज करते हैं तो उसमें भी हमें सेम ऐसे ही लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट्स करके अंडर परचेज अकाउंट्स ही रहेगा। अगर आपके अलग अलग लेजर्स हैं, परचेज अकाउंट्स 5% वाले, 12% वाले, तो उस तरीके से आप परचेज अकाउंट्स 12%, 5%, कई सारे परचेज अकाउंट्स लेजर आप बना सकते हैं। और इसमें भी आप चाहें तो GST एप्लीकेबल कर दीजिए। अगर आप स्टॉक आइटम के साथ में परचेज करते हैं तो आपको GST डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टॉक आइटम में ऑलरेडी आप GST डालते हैं तो वहीं से सारा कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आप स्टॉक आइटम मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको GST डिटेल्स भी डालने की ज़रूरत रहती है। और अगर आप कोई गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जब GST डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों अपना रिजर्व एंड सरप्लस कर। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका बैलेंस शीट वगैरह जब काम करते हैं उस समय काम में आता है ज़्यादातर। तो इसमें आपका जनरल रिजर्व आ जाते हैं, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ रिजर्व करके रखना है, कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह है उसको आपको रिजर्व करके रखना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में वो अमाउंट को डाल देते हैं। आपका शेयर प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, इस तरीके की एंट्रीज रहती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप लेजर बनाना चाहें तो एक रिजर्व एंड सरप्लस करके या कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस करके, प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस करके अकाउंट बना सकते हैं। उसका ग्रुप आप रिजर्व एंड सरप्लस में रख सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग करके। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग करके सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही ओपन होता है। तो आप दोनों चीज़ें ये समझ सकते हैं कि एक ही है, जो भी आपका अर्निंग रिटेन्ड है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाता है। तो सेल्स अकाउंट अपना इनकम से रिलेटेड वाला पार्ट हो गया, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड पार्ट हो गया। तो सेल्स अकाउंट का लेजर भी अपने को बना लेना है। तो यहाँ पे जैसे आपको सेल्स अकाउंट लिख देना है, सेम जैसे अपन परचेज अकाउंट्स का बनाएंगे तो यहाँ भी सेल्स अकाउंट्स का ही बना लेना है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स ऑलरेडी इसमें बना हुआ है बोल रहा है। तो यहाँ पे अल्टर में चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या लेजर बना है सेल्स अकाउंट्स का। सेल्स अकाउंट्स का यहाँ पे ग्रुप भी है और लेजर भी है, तो अपने को लेजर में जाना है। तो यहाँ पे लेजर अपन डाल दिए हैं, सेल्स अकाउंट्स ग्रुप आ गया है। तो इसमें भी आप GST डाल सकते हैं। अगर आपका आइटम के साथ में आप सेल करते हैं तो GST यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आइटम से ही डिटेल उठा लेता है GST का। ठीक है दोस्तों, तो अपना सेल्स अकाउंट भी हो गया। अब यहाँ पे एक और चलते हैं, तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। उसके बाद फिर ये सिक्योर्ड लोन करके आ गया। जैसे आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं आपके कंपनी के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने SBI से कुछ 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, तो SBI लोन अकाउंट 5 लाख या उसका लोन अकाउंट नंबर अपन यहाँ पे लिख देंगे और इसको अपन रखेंगे सिक्योर्ड लोन के अंदर में और इसको सेव कर देना है। अब सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि जिसमें कोई सिक्योरिटी का उतना वो मैटर नहीं रहता। तो
अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कोई मार्केट वगैरह से कोई लोन उठा लिया, मतलब बैंक से आपका लोन नहीं है, मार्केट से आपने कोई लोन उठा लिया, या ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे एक कार लोन करके क्रिएट कर लिया, मैं इसको अनसिक्योर्ड लोन में रख लूँगा। या मार्केट से जो भी आप ब्याज में पैसे उठाते हैं उसको भी आप यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन में ही रखेंगे। तो सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड लोन ये हो गया। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड आपका जब भी बैलेंस शीट वगैरह अपन क्रिएट करते हैं तो स्टॉक इन हैंड का वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए आपने कुछ सामान परचेज करके रखा हुआ है, उसको आप सेल करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में बैलेंस शीट जब आप देखने जाते हैं तो उसमें आपका लॉस दिखता रहता है। क्यों दिखता रहता है? क्योंकि आपने स्टॉक इन हैंड की वहाँ पे एंट्री नहीं डाल के रखी होती है। तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है उस समय का, उसको आप स्टॉक इन हैंड में डाल के रख सकते हैं। या तो यहाँ पे आप ऐसा क्लोजिंग स्टॉक का एक लेजर बना सकते हैं और इसको स्टॉक इन हैंड के अंदर में रख सकते हैं। तो ये भी आपका करंट एसेट्स में ही आ जाता है। तो स्टॉक इन हैंड के नाम से भी आप लेजर इधर बना लें या क्लोजिंग स्टॉक करके। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका उस समय कितने का स्टॉक बचा हुआ है उसकी आप एंट्री डाल सकते हैं, एक अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स करके। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बेसिकली आप जहाँ से सामान परचेज करते हैं, जहाँ से आप सामान मंगाते हैं, वो आपका क्रेडिटर्स रहता है। अगर डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी से सामान मंगाऊंगा, अक्ष मशीनरी टूल्स करके मैंने यहाँ से सामान मंगाया, परचेज किया, मैं इसको बाद में सेल भी कर सकता हूँ। मैं इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखूँगा। या तो मेरा कोई एयरटेल कंपनी है, मैं एयरटेल से मोबाइल बिल लेता हूँ तो एयरटेल कंपनी को भी मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही रखूँगा। तो यहाँ पे भी आपका जीएसटी वगैरह कैलकुलेट हो तो उसके लिए आपको स्टेट और रेगुलर जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें डाल के रखनी है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है पार्टी का सामने वाले का तो यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग, तो आप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर कंपोजिशन वगैरह तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों अपना सन्ड्री डेप्टर्स है। तो सन्ड्री डेप्टर्स मतलब जिसको भी आप सामान सेल कर रहे हो वो अपना सन्ड्री डेप्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप रमेश किराना को सामान सेल कर रहे हो और रमेश किराना से आपको पैसा वगैरह लेना रहता है तो उसको आप सन्ड्री डेप्टर्स में रख सकते हो। तो ये आपका करंट एसेट्स में आता है सन्ड्री डेप्टर्स वाला, और सन्ड्री क्रेडिटर्स वाला आपका लायबिलिटी में आता है। इसमें भी आपको जीएसटी डिटेल डाल देना है। अगर सामने वाले पार्टी का जीएसटी नंबर वगैरह है तो यहाँ रेगुलर करके जीएसटी नंबर डालेंगे। अगर ये कंज्यूमर है, जीएसटी नंबर नहीं है इनके पास में, तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। उसके बाद फिर दोस्तों है अपना सस्पेंस अकाउंट करके। अब ऐसे कुछ भी लेजर्स आ जाते हैं जो अपने को पता नहीं रहता कि ये किस में जा सकता है, किस में एंट्री कर सकते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए अक्सर क्या होता है अपन बैंक की एंट्री कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा अमाउंट पड़ा हुआ है कि जो अपने को पता ही नहीं है कि अरे भाई ये किसका पैसा आया हुआ है। बाद में हो सकता है अपन बैंक से पूछें तो पता चला कि इस कस्टमर का पैसा था। तो तब तक के लिए हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंस करके आपको लेजर एक बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी अपने यहाँ पे ग्रुप्स हैं ये सभी ग्रुप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको इन ग्रुप्स का रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ें आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।